स्वागत है आप सभी का विकल्प द सॉल्यूशन के ई क्लास में। भारतीय संवैधानिक विकास का जो हमारा लेक्चर चल रहा है, उनमें जो हमारा अगला टॉपिक है वह है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, संशोधात्मक अधिनियम 1781, या इसका एक और अन्य नाम है बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781। आपने पहले लेक्चर में पढ़ा है कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उनमें कुछ कमियां रह गई और उसके वजह से कुछ कठिनाइयां भी उत्पन्न हुई आगे चलकर, जिसको दूर करने के लिए एक नया एक्ट लाया गया जिसका नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तो वह क्या कारण रहे होंगे जिनके वजह से इस एक्ट को लाया गया। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसे क्यों लाया गया और फिर देखेंगे इसका पृष्ठभूमि क्या है, किस पृष्ठभूमि में ये तैयार हुआ और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, उसके बाद हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्यों लाया गया। तो बस इतना जान लीजिए कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए 1781 का अमेंडिंग एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। अब देखते हैं कि इसका पृष्ठभूमि क्या रहा होगा। पृष्ठभूमि तो आपने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक बात पढ़ा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल और उसके 4 मेंबर काउंसिल थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आपने जाना था कि एक गवर्नर जनरल बंगाल में और 4 मेंबर का काउंसिल बनाया गया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। परंतु 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक बेसिक कमी थी, वह ये थी कि इस दोनों के शक्तियों एवं कार्य क्षेत्रों का, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल और उसके कार्यकारिणी परिषद जिसमें 4 सदस्य थे, उन दोनों के कार्य क्षेत्र एवं उसके जो अधिकार थे, उस दोनों में कोई अस्पष्ट विभेदीकरण नहीं किया गया था, जिसके वजह से आगे चलकर इन दोनों की शक्तियां आपस में टकराने लगी। कहने का मतलब यह एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए। तो पृष्ठभूमि तैयार हुआ कि भाई ये गड़बड़ी है, इसको अब क्या करना, हमें दूर करना है। क्योंकि इसके वजह से क्या होता था, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी ऑफिशियल्स थे, उनके कामों में बहुत प्रकार के दिक्कतें और अड़चना शुरू हो गए। क्योंकि मान लो कोई काम इधर फंसा, इसने कानून अलग बनाया और इसने उस कानून को अलग बना दिया। क्योंकि उतना स्पष्ट अंतर नहीं था गवर्नर जनरल और उसके कार्यकारिणी परिषद के अधिकारों और शक्तियों में और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों और शक्तियों में कोई स्पष्ट विभेद नहीं किया गया था कि आप इन सेक्टर में काम करोगे और आप इन सेक्टर में काम करोगे। क्योंकि स्पष्टीकरण नहीं था तो एक दूसरे में ये दोनों क्या हो जा रहे थे, क्लेश हो जा रहे थे, जिनसे आगे परेशानी उत्पन्न होने लगे। तो तो एक बैकग्राउंड आपको ये दिखा कि किस बैकग्राउंड में एक नए एक्ट को लाने की आवश्यकता हुई। और इसके और भी बहुत सारे छुपे हुए रीजन है। छुपे हुए रीजन में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना बता देता हूं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, वह चाह रहे थे कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बार बार नियमित करके अपने कंट्रोल में लाया जाए। तो इस प्रकार से कुछ छुपे हुए भी तथ्य थे। और ये तो जो जो सभी जानते हैं, जो ये प्रॉब्लम शुरू हुआ क्योंकि उसमें शक्तियों का बंटवारा सही से नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल एवं उसके परिषद के कार्यों एवं शक्तियों का विभाजन सही प्रकार से स्पष्ट तरीके से नहीं किया गया था। तो यह पृष्ठभूमि रहा जिसके कारण 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। तो स्पष्ट हो चुका होगा आप लोगों को यहाँ तक। अब आगे हम इसके प्रावधान को देखते हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे फिट्स इंडिया एक्ट, वह काफी महत्वपूर्ण है। उसके लिए मैं एक स्पेशल लेक्चर लूंगा। तो चलिए अब प्रावधान को देखते हैं कि 1781 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें क्या क्या प्रावधान
1781 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। तो जो पहला प्रावधान है, तो चूंकि आप समझ रहे हैं कि प्रावधान होता है वह जो समस्याओं का निदान करे, तो जो समस्याएं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लेकर उठी थी, उन्हीं चीजों को यहाँ सॉल्व करने का प्रयास किया गया है। तो पहला प्रावधान हम देखते हैं, गवर्नर जनरल एवं काउंसिल। आपको पहले ही पता था 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में एक गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की जो व्यवस्था की गई थी, उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। कहने का मतलब ये, पहले गवर्नर जनरल और उसके कार्यकारी परिषद जो भी कानून नियम बनाते थे उसे सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत करवाना आवश्यक था, परंतु अब क्या कर दिया गया इस एक्ट के हिसाब से कि अब गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। अर्थात वह अब जो भी नियम बनाएंगे उसे सुप्रीम कोर्ट से पंजीकृत करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह है हमारा प्रावधान। चलिए अगला प्रावधान की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रावधान हमारा है, जो हमारा अगला प्रावधान है वह सुप्रीम कोर्ट के राजस्व संबंधित अधिकार को समाप्त कर दिया गया एवं एक राजस्व मंडल का स्थापना किया गया। पहले जो सुप्रीम कोर्ट के पास जितने भी राजस्व संबंधी अधिकार थे उन्हें समाप्त करके एक राजस्व मंडल का स्थापना किया गया। अर्थात सुप्रीम कोर्ट अब राजस्व संबंधित अधिकार नहीं रखेंगे, अब यह कार्य कौन करेंगे, राजस्व मंडल के द्वारा किया जाएगा। अगला पॉइंट है, जो अगला इसका प्रावधान है वह यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वह सिर्फ बंगाल तक सीमित कर दिया गया। जो सुप्रीम कोर्ट का भौगोलिक क्षेत्राधिकार है उसमें परिवर्तन करके उसे सिर्फ बंगाल तक सीमित कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के भौगोलिक क्षेत्राधिकार को भौगोलिक क्षेत्राधिकार को कम करके सिर्फ बंगाल तक सीमित कर दिया गया। जो सुप्रीम कोर्ट का भौगोलिक क्षेत्राधिकार था उसे कम करके सिर्फ बंगाल के एरिया में सीमित कर दिया गया। अब जो कुछ अगला और एक दो प्रावधान है इंपॉर्टेंट में हम देखेंगे। यह जो एक्ट है इंपॉर्टेंट है, लेकिन और सारे एक्ट की तुलना में ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इस पे एक हमने शॉर्ट नजर डाला है। जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो काफी महत्वपूर्ण एक्ट है, जिसके माध्यम से पहली बार ब्रिटिश सत्ता को कायम करने का जो रास्ता था वो क्लियर किया गया था। तो उसको हम आगे चर्चा करके देखेंगे। तो अगला प्रावधान हम जानते हैं, अभी आपने जाना कि गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया, पहला प्रावधान। दूसरा प्रावधान आपने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो राजस्व संबंधित अधिकार है उसे समाप्त कर दिया गया और एक राजस्व मंडल का स्थापना किया गया। और अगला प्रावधान पुनः आपने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट का भौगोलिक क्षेत्राधिकार था उसे सिर्फ कलकत्ता तक सीमित कर दिया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, जो इसका अगला प्रावधान है वह यह है कि बंगाल की सरकार को बिहार एवं उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। तो अगला जो पॉइंट है, अब जो बंगाल की सरकार है वो बिहार और उड़ीसा के संबंध में भी विधि बनाएंगे। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, बंगाल के सरकार को बिहार एवं उड़ीसा के संबंध में भी विधि बनाने का
अधिकार प्रदान किया गया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा किस अधिनियम के तहत बंगाल की सरकार को बिहार एवं उड़ीसा के संबंध में विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, तो आपका आंसर होगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसका अगला प्रावधान देखते हैं। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें सुप्रीम कोर्ट को यह स्पष्ट नहीं बताया था कि किस कानून के आधार पर आप जजमेंट दोगे, किस कानून के आधार पर आप जजमेंट दोगे। क्योंकि जो भारतीय कानून है, अगर कोई भारतीय कोई क्राइम करता है या कोई ऐसा एक्टिविटी करता है, अगर आपको उस पर अपना न्याय देना पड़े तो आप किस कानून के आधार पर उसे न्याय देंगे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के पास यह स्पष्ट जानकारी, स्पष्ट व्यवस्था नहीं था कि वह किस कानून के तहत मतलब अपना न्याय देंगे। तो इस एक्ट के तहत उसमें एक बदलाव किया गया कि जो भी यूरोप के नागरिक होंगे या जो भी ब्रिटेन के नागरिक होंगे, उनका जो न्याय होगा, उनका जो न्यायिक मामला होगा वो ब्रिटेन के कानून के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। और जो भारत के नागरिक होंगे उन्हें भारत के कानून के अनुसार यह व्यवस्था उसको न्याय देने की किया जाएगा। तो इससे एक पॉइंट निकल के आता है कि कानून बनाते समय या न्याय देते समय या न्याय करते समय भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर नियम बनाए। कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर मान लो जो पहले जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें यह स्पष्ट जानकारी नहीं था सुप्रीम कोर्ट के पास कि किस कानून के तहत हम न्याय करेंगे, तो इस एक्ट के माध्यम से इसमें एक सुधार किया गया या एक बदलाव किया गया कि जब आप कानून बनाएंगे तो उसमें भारतीय रीति रिवाजों का, जो भारत में रीति रिवाज प्रचलन में है, उनका आप ध्यान रखेंगे कानून बनाते समय। इससे एक बिंदु और भी निकलता है, जो भी भारतीय, जैसे कि भारत में उस समय मान लो सपोज करो कि ज़्यादातर जो हिंदू और मुस्लिम आबादी था, तो उसमें यह बात जोड़ा गया कि जो हिंदू है उसे हिंदू रीति रिवाजों की तरह नियम फैसला दिया जाएगा और जो मुस्लिम है उसे इस्लामिक कानून के तहत उसका फैसला किया जाएगा। तो 1781 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है कि ये मुख्य बातें हैं जो मैंने आपको बताया। अब जो अगला लेक्चर होगा वह होगा पिट्स इंडिया एक्ट पर, और वह काफी महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है क्योंकि वहीं से ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपना सत्ता साधने का भरपूर प्रयास किया और कहीं ना कहीं जाकर वह जो शुरुआत जो उसने किया 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में, वह जाके उसे 1858 में प्राप्त हुआ। तो जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है वह एक काफी ही महत्वपूर्ण कड़ी है ब्रिटिश के भारत में पदार्पण के, ब्रिटिश के भारत में अपने शासन को काबिज करने में। तो अगला लेक्चर में हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट और उसके जितने भी प्रावधान होंगे। धन्यवाद। यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट अवश्य करें।